तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जनरेशन ऑफ साइनोसोडल ईएमएफ। तो साइनोसोडल ईएमएफ कैसे जनरेट करेंगे, किसी कंडक्टर या कॉइल को, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो जब किसी कंडक्टर या कॉइल को फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसकी वेव फॉर्म का शेप कैसा होता है, साइनोसॉइडल होता है। ठीक है, अब यहां पे अपन देखेंगे कि जो ये कंडक्टर है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को इससे दर्शाते हैं यहाँ पे ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, और एंगुलर वेलोसिटी को किस में लेते हैं, रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, अब पाई तो सबको पता है क्या होता है 22/7, है ना, और एफ क्या है यहाँ पे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना, आगे पढ़ेंगे उसको। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हुए कंडक्टर किसी समय इस पोजीशन पे होगा, किसी समय इस पोजीशन पे होगा, तो अलग अलग समय पर उसकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो इसके सेंटर पे क्या बनाएगा यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे जो ओमेगा टी है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जब कंडक्टर किस पोजीशन पे होता है, जब कंडक्टर या उसकी जो कॉइल है वो इस पोजीशन पे होती है तो इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है 0। और जब इसको अपन घुमाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे 90 डिग्री। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ता है और इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री। इससे आगे घुमाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा और ये क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, इससे आगे घुमाएंगे तो एन पोल की कंडक्टर, एन पोल की फ्लक्स को जो कंडक्टर काटा है अब वो कहां पे आ जाएगा, एस पोल में। तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा ईएमएफ का चेंज, यदि पहले बाहर आ रही थी ईएमएफ तो अब क्या होगी, अंदर जाएगी। 180 डिग्री से आगे घुमाएंगे 270 डिग्री, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। और 270 डिग्री से आगे घुमाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे अलग अलग समय पर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो किस समय पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये क्या होता है टाइम एक्सिस है। ठीक है, टाइम एक्सिस को बोलते हैं। अब इस टाइम को यदि अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या मिल जाएगा आपको, डिग्री मिल जाएगी, एंगल मिल जाएगा कि किस एंगल पे उसकी ईएमएफ कितनी होगी। तो इस एंगल पे ईएमएफ ये होगी, इस एंगल पे ईएमएफ ये होगी। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे उसकी ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में सबको। अब इसके बाद में आगे देखेंगे इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। तो एक टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं, साइकिल। साइकिल यानी क्या होता है, चक्र। साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्र। तो साइकिल या चक्र क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कंडक्टर को एक चक्र यानी कि 360 डिग्री रोटेट किए तो उसमें हमको क्या मिली, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेव फॉर्म इस प्रकार से प्राप्त हुई। तो क्या बोलेंगे इसको, वन साइकिल की ईएमएफ बोलेंगे। तो वन साइकिल की ईएमएफ कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री, या बोलेंगे 2 पाई रेडियन, है ना। पाई क्या होता है, रेडियन। पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में 360 डिग्री रोटेट करने पर, 360 डिग्री रोटेट करने पर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ वन साइकिल की ईएमएफ कहलाती है। उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ वन साइकिल की ईएमएफ कहलाती है। नेक्स्ट के वन साइकिल की ईएमएफ, वन साइकिल की ईएमएफ 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन की होती है। 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन की होती है।
ठीक है। उसके बाद में लिखिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि ये जो एक साइकिल है, इस एक साइकिल की ईएमएफ को प्रोड्यूस्ड करने में जो समय लगा है उसको क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ वन साइकिल होता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए वन साइकिल की ईएमएफ, वन साइकिल की ईएमएफ प्रोड्यूस्ड करने में, वन साइकिल की ईएमएफ प्रोड्यूस्ड करने में लगने वाला समय टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो कैसे शो करते हैं, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को कैसे शो करते हैं, टाइम पीरियड को किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो कैपिटल टी से इसको यहां पे शो करते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो हम देखेंगे ये एक साइकिल जो प्रोड्यूस्ड हुई है, ऐसी नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं, कितनी साइकिल एक सेकंड में प्रोड्यूस्ड होंगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को सिंपल क्या बोलेंगे कि साइकिल क्या होती है, ये पर सेकंड। ठीक है, तो साइकिल पर सेकंड, या क्या बोलेंगे उसको, हर्ट्ज। तो वन साइकिल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वन हर्ट्ज। यदि 50 साइकिल पर सेकंड होगी तो क्या बोलेंगे उसको। तो अपने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितने हर्ट्ज की आती है, मतलब कि अपने यहाँ पे ऐसी कितनी साइकिल आती हैं, 50 साइकिल्स आती हैं। आई बात समझ में, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए एक सेकंड में, वन सेकंड में प्रोड्यूस्ड, वन सेकंड में प्रोड्यूस्ड साइकिल की संख्या, वन सेकंड में प्रोड्यूस्ड साइकिल की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वन सेकंड में प्रोड्यूस्ड साइकिल की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, साइकिल पर सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं, और वन साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, वन हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं सबको पता है, एफ से। फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हो, एफ से। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। यदि अपने पास में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 0.02 सेकंड होता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है उसकी एक साइकिल कितने समय में आती है, 0.02 सेकंड में आती है। ठीक है, इसको नोट करिए, तो उसको याद रखना है, है ना। टाइम पीरियड क्या होगा, 1/f, या f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t। हो गया। अब इसके बाद में होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये है ना, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में ये इसकी कौन सी वैल्यू है, ये इसकी कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू क्या कहलाती है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, उसका
एम्पलीट्यूड कहलाती है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाती है। उसके बाद में लिखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि क्षणिक मान, तात्कालिक मान उसको बोलेंगे। ठीक है, कि जैसे ये अपनी साइकिल है और ये इसका क्या है, टाइम पीरियड है, सॉरी टाइम है। तो अपन देखेंगे ये ईएमएफ की किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को। तो इस समय ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ये है। इस समय ईएमएफ की वैल्यू ये है, इस समय ईएमएफ की वैल्यू ये है। तो अलग अलग समय पर ईएमएफ की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो किसी भी समय पर ईएमएफ की जो हम वैल्यू लेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे इस समय पर ईएमएफ की वैल्यू आपको ये मिलेगी, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस समय पर ईएमएफ की वैल्यू ये होगी, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो अल्टरनेटिंग साइकिल होती है उसमें किसी भी इंस्टेंट पर ईएमएफ की जो वैल्यू होगी या करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो उसमें नोट करिए अल्टरनेटिंग साइकिल में किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज या करंट की वोल्टेज या करंट की ली गई वैल्यू उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू किससे शो करते हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो ये होगी यहाँ पे आई एम साइन थीटा। ठीक है, तो आई क्या है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और आई एम क्या हो गई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू हो गई। और कौन सी वेव है, ये साइन वेव है, तो साइन आ जाएगा। ठीक है, और थीटा जो है वो इसका क्या है, यहाँ पे ये एंगल है। ठीक है, यदि वोल्टेज होगा तो स्मॉल v से शो करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, Vm साइन थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी। और हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Vm साइन 2πf टी। ठीक है, और हमें पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vm साइन 2π कैपिटल T इंटू क्या होगा, स्मॉल t। है कि नहीं, सो नोट कर लो। अब जैसे कि हमको क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिया, फाइंड द फ्रीक्वेंसी of current I is equal to Im sin 314t। ठीक है, तो इस करंट की हमको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अपन देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन है, ये क्या होता है, 2πft। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, बस समझ आई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2πf इज इक्वल टू क्या होगा, 314। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 314 बाय 2π। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 100/2 यानी क्या हो जाएगा,
50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक होता है इन फेज। इन फेज का मतलब क्या होता है कि जैसे टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, एक यहाँ पे है वोल्टेज, ठीक है, और दूसरी क्या है यहाँ पे ये करंट। तो दोनों जो हैं वो कैसे स्टार्ट हुई हैं, जीरो से, अपने पीक वैल्यू पे एक साथ पहुंच रही हैं, अपनी मिनिमम वैल्यू पे एक साथ पहुंच रही हैं। तो जब टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है, अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर एक साथ पहुंचती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं कि वो कैसी हैं, वहां पे इन फेज में है। बात समझ में आई? उनको क्या बोलेंगे कि वो कैसी हैं, वहां पे इन फेज में है। ठीक है, तो यहां पे इन फेज में वेक्टर को कैसे शो करेंगे, यदि ये वोल्टेज का वेक्टर है तो ये किसका वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे करंट का वेक्टर होगा। तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। आई बात समझ में? तो वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पे 0 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो यदि वोल्टेज का इक्वेशन होगा Vm साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, वो होगा Im साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, कोण है, एंगल है, तो इनके एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ओमेगा टी वोल्टेज का रहेगा तो करंट का भी क्या होगा, ओमेगा टी। कहने का मतलब यदि वोल्टेज 0 होगी तो करंट का एंगल भी 0, वोल्टेज का 90 होगा तो करंट का भी 90 होगा। ठीक है, तो उसमें नोट करिए पहले, उसमें लिखिए यदि टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यदि टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे वोल्टेज एंड करंट, जैसे वोल्टेज एंड करंट अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर, अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर, अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर एक साथ पहुंचती हैं, एक साथ पहुंचती हैं, तो वे इन फेज में कहलाती हैं, तो वे इन फेज में कहलाती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आउट फेज किसको बोलेंगे, तो इन फेज का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें नोट करिए पहले, आउट फेज में लिखिए पहले, उसमें लिखिए यदि टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, यदि टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर, अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर एक साथ नहीं पहुंचती हैं, अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर एक साथ नहीं पहुंचती हैं, तो वे आउट फेज में कहलाती हैं, तो वे आउट फेज में कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज कैसे स्टार्ट हुई है, 0 से, लेकिन करंट यहां से स्टार्ट हो रही है। तो हम देखेंगे कि करंट इतना समय गुजरने के बाद, इतना समय गुजरने के बाद करंट स्टार्ट हो रही है, तो करंट जो है वो सर्किट में 5 डिग्री क्या कर रही है, देरी से आ रही है। तो क्या बोलेंगे कि करंट जो है वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि करंट लैग्स वोल्टेज, करंट आई बोल सकते हैं, करंट आई लैग्स वोल्टेज वी बाय 5 डिग्री। ठीक है, तो देरी से स्टार्ट होना मतलब क्या होता है, लैग करना। ठीक है, तो यदि वेक्टर में शो करेंगे कि ये वोल्टेज का वेक्टर है तो करंट का वेक्टर इसके नीचे आएगा, ये करंट का वेक्टर है, और इनके बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे 5 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो करंट जो है वो वोल्टेज से क्या कर रही है, यहाँ पे लैग कर रही है। आई वो समझ में? अब यहाँ पे यदि वोल्टेज और करंट, करंट वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है,
तो लैगिंग के लिए कौन से साइन का यूज करेंगे, तो माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन इज यूज्ड फॉर लैगिंग, ठीक है। यदि वोल्टेज का इक्वेशन होगा यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी, तो करंट जो है वो क्या कर रही है, 5 डिग्री लैग कर रही है, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो ये होगा Im साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा 5, ठीक है। Im साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा 5। ठीक है, तो लैगिंग किसके कारण होता है बताओ, इंडक्टिव लोड के कारण, इंडक्टेंस के कारण, अपन पढ़े थे ना कल परसों बताया था, इंडक्टेंस के कारण करंट क्या करती है, लैग करती है। उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि करंट जल्दी भी स्टार्ट हो सकती है वोल्टेज से। तो यदि करंट अपन देखें कि वोल्टेज से पहले सर्किट में पहुंच जाएगी, ठीक है, तो करंट जो है ये वोल्टेज से पहले स्टार्ट हो गई है, तो वोल्टेज से ये क्या हो गई है 5 डिग्री पहले स्टार्ट हो गई है, तो अपन क्या बोलेंगे कि करंट जो है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि करंट आई लीड्स वोल्टेज V बाय 5 डिग्री। तो सर्किट में पहले आना, जो पहले आएगा वो लीड कर रहा है, जो बाद में आएगा वो क्या बोलोगे, लैग कर रहा है। तो लीड के लिए वेक्टर को कैसे शो करेंगे, तो ये वोल्टेज का वेक्टर है और करंट का वेक्टर क्या आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि करंट 5 डिग्री क्या कर रही है, यहाँ पे लीड कर रही है। तो लीडिंग के लिए किस साइन का यूज करते हैं, प्लस साइन का, ठीक है, प्लस साइन का। यदि वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी, तो करंट का क्या होगा, ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा 5, बात समझ में आई। तो ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, जैसे कि कोई ये वोल्टेज या करंट की वेव है ना, तो ये इसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ये इसको क्या बोलोगे, पीक यानी क्या होता है, शिखर, चोटी, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू होगी इसकी, पीक वैल्यू, ठीक है। तो इस पीक वैल्यू को क्या बोलेंगे कि ये पीक वैल्यू जो है वो है Vm, और ये क्या होगा 0। ये भी कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव पीक है ये, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस Vm, बस में आई। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होगी इसकी पीक टू पीक वैल्यू होगी, ठीक है। तो यदि बोलेगा कि पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगी, ठीक है, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, Vm माइनस माइनस Vm, ठीक है। क्या करोगे, यहां से यहां का अंतर निकालोगे, है ना। कोई लंबाई को कैसे निकालते हो, लंबाई निकालने के लिए यहाँ का और यहाँ का दोनों का वैल्यू का क्या लो, तो डिफरेंस। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 10 मीटर है और यहाँ पे लिखा है 50 मीटर है, तो ये लेंथ कितनी है, कैसे निकालते हो, 50 में से 10 को माइनस कर देते हो, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे भी यदि हमको पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, Vm माइनस क्या लिखोगे, माइनस Vm, Vm माइनस माइनस Vm, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा 2Vm। तो पीक टू पीक वैल्यू किसके बराबर होती है, 2Vm के बराबर होगी, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद में लिखिए एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जैसे कि ये अपनी क्या है, एक वेव फॉर्म है, ये एक वेव फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो वेव फॉर्म है ये कैसी वेव फॉर्म है, सिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स आइडेंटिकल हैं, इन दोनों साइकिल्स का जो एरिया है वो कैसा है, इक्वल है। तो यदि इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इसके पॉजिटिव साइकिल का एरिया, पॉजिटिव साइकिल का एरिया, ठीक है, प्लस नेगेटिव साइकिल का एरिया, नेगेटिव साइकिल का एरिया, दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल। तो दोनों एरिया को क्या करोगे, सम, टोटल एरिया आएगा। तो टोटल एरिया अपॉन क्या होगा, टाइम बेस, इसका ये टाइम बेस है,
इसके टाइम बेस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज। तो कितना एवरेज आएगा, 0, 0 आएगा ना। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल वेव होती है, सिमेट्रिकल वेव की पूरी एक साइकिल का यदि हम एवरेज लेंगे तो वो एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इसलिए इसकी केवल एक हाफ साइकिल के ही एवरेज को कैलकुलेट करते हैं और जो उसकी वैल्यू आती है वही मानते हैं कि इसकी क्या है, वो एवरेज वैल्यू। ठीक है। यदि हम देखें कोई वेव इस प्रकार की है यहाँ पे ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल जो वेव होती है इसकी पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों डिफरेंट दिख रही हैं, दोनों का एरिया अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जब एवरेज वैल्यू लेंगे तो इसकी पूरी एक साइकिल का क्या निकालेंगे, एवरेज। तो उसको क्या बोलेंगे, उसका एवरेज बोलेंगे। ठीक है, बस समझ में आई सबको। उसको नोट करिए डायग्राम को। अब उसमें लिखिए सिमेट्रिकल वेव, सिमेट्रिकल वेव की पूरी एक साइकिल, सिमेट्रिकल वेव की पूरी एक साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है। सिमेट्रिकल वेव की पूरी एक साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसलिए इसकी केवल, इसलिए इसकी केवल एक हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसकी केवल एक हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो यदि आप देखें कि इसका जो एवरेज वैल्यू होगा, इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी, तो एरिया अंडर हाफ साइकिल अपॉन टाइम बेस ऑफ हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल का क्या लेंगे, टाइम बेस, इसका एरिया ले लेंगे, इसका टाइम बेस ले लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगी, उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसको नोट कर लो। सभी स्टूडेंट ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, आशीष, रात्रे, अभिषेक, गीतेश सिन्हा, सबको ऑडियो क्लियर आ रहा है, आवाज आ रही है बराबर। ठीक है, ये इसको नहीं आ रही है, क्या नाम है इसका, पप्पू नागवंशी। पप्पू नागवंशी, यदि आवाज नहीं आ रही है तो एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो। ओके, ठीक है, बात समझ में आई सबको। अब उसके बाद में अनसिमेट्रिकल में देखते हैं, अनसिमेट्रिकल में लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखिए अनसिमेट्रिकल वेव, अनसिमेट्रिकल वेव की, अनसिमेट्रिकल वेव की पूरी एक साइकिल, अनसिमेट्रिकल वेव की पूरी एक साइकिल के एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अनसिमेट्रिकल वेव की पूरी एक साइकिल की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल वेव की क्या करोगे, पूरी एक साइकिल लोगे, उसकी एवरेज वैल्यू लोगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे, एरिया अंडर वन साइकिल, क्या लिखो, वन साइकिल।
तो 1 साइकिल का एरिया लोगे और टाइम बेस ऑफ क्या करोगे 1 साइकिल, तो एक साइकिल के टाइम बेस से क्या करोगे उसको डिवाइड कर दोगे। तो अनसिमेट्रिकल के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, एवरेज वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एवरेज वैल्यू को कैसे डिफाइन किया कि मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है, ये है ना, इस सर्किट को क्या करते हैं अपन यहाँ पे डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीसी करंट है वो क्या करेगी, यहाँ पे चार्ज को ट्रांसफर करेगी, है ना। जब इसको हम क्या करेंगे डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस सर्किट को, तो उसमें क्या होंगे चार्ज फ्लो होंगे, यानी उसमें चार्ज क्या होंगे ट्रांसफर होंगे। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे कितने चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे क्या हुए हैं ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो चार्ज एक निश्चित समय में एक फिक्स्ड टाइम में कितने चार्ज ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डीसी करंट होती है ना, डीसी करंट कैसी होती है कांस्टेंट होती है। तो जब ये चार्ज ट्रांसफर करेगी तो एक फिक्स्ड रेट से चार्ज ट्रांसफर करेगी। यदि इस समय पर वो 10 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर कर रही होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस समय पे भी 10 होगा, इस समय पे भी 10 होगा, तो एक फिक्स्ड रेट से चार्ज ट्रांसफर कर रही होगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई इतने समय में ये समय हो गया कि इतने समय में उसने कुल कितने चार्ज ट्रांसफर किए हैं, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू क्या कर दिए टाइम, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्या हो गया आपके पास में चार्ज आ गया, ठीक है। अब उसी सर्किट को सेम सर्किट लेना है, उसी सर्किट को क्या करेंगे अब यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे एसी करंट क्या होगी वो चार्ज ट्रांसफर करेगी। लेकिन यदि हम देखें कि जो एसी होती है ये कैसी होती है, ये टाइम एक्सिस है, तो एसी यहाँ पे जीरो चार्ज ट्रांसफर कर रही है, उसके द्वारा ट्रांसफर होने वाले चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कर रही होगी, फिर उसके द्वारा चार्ज जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं। तो जो एसी है वो अलग अलग समय पर अलग अलग चार्ज ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इसकी एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसका एवरेज हो, और एवरेज हमेशा कैसे निकलता है स्ट्रेट लाइन होती है, बात समझ आ रही है। एवरेज आप लोग पढ़े होंगे ना, कि मान लो आपको बोला जाता है कि एक लड़की की उम्र है 12, दूसरे की है 14, तीसरे की है 16, तो इन सब का एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालते हो, तो एवरेज के लिए इसको क्या करते हो जोड़कर 3 से डिवाइड कर देते हो। तो जब आप देखते हो कि एक की उम्र थी 12, दूसरे की थी 14, तीसरे की थी 16, तो ये तो लाइन ग्राफ ऐसा बनता ना आपका। जब इनका एवरेज निकालो के लिए तो सबके लिए जो उम्र होगी वो कैसी हो जाएगी यहाँ पे कॉमन हो जाएगी। तो सबकी उम्र में मान लीजिए 13.5 सबके लिए एवरेज आ गया, तो इसकी भी 13.5, इसकी भी 13, इसकी भी 13.5, तो कैसी लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसी लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, किसकी बन रही है डीसी की, ठीक है, एसी की तो नहीं बन रही है। लेकिन हमको इसकी एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इसकी हम बोल सकें वो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसकी हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया एक सिंपल फंडा लिया कि किसी भी सर्किट को लिया और उस सर्किट को डीसी वोल्टेज अप्लाई किए, और देखें कि वो डीसी वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो डीसी करंट इसमें क्या करेगी चार्ज ट्रांसफर करेगी, कितने चार्ज कितने समय में ट्रांसफर किए उसको हमने नोट कर लिया कि मान लीजिए इसने यहाँ पे 500 कूलम के चार्ज ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, 1 सेकंड में। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसी सर्किट को क्या करेंगे एसी सप्लाई देंगे, टाइम सेम रखेंगे, जितना टाइम इधर रखे थे 1 सेकंड यहाँ पे भी 1 सेकंड रखेंगे, इसकी वैल्यू को घटाएंगे बढ़ाएंगे, एसी की वैल्यू को क्या करेंगे घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो 1 सेकंड में ये भी क्या करना चाहिए सेम चार्ज ट्रांसफर करना चाहिए, बात समझ में आई। 1 सेकंड में ये भी क्या करना चाहिए सेम चार्ज।
तो 1 सेकंड में डीसी ने जितने चार्ज ट्रांसफर किए हैं एसी ने भी क्या किया, 1 सेकंड में उतने ही चार्ज ट्रांसफर किए हैं। तो इसको उठा के इसके ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल गई यहाँ पे, बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या कहलाई, इसकी एवरेज वैल्यू कहलाई। आ गई बात समझ में। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए डेफिनेशन है ये एवरेज वैल्यू की। तो इसीलिए क्या बोलते हैं अपन, जो एसी करंट होती है, एसी करंट की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, उसकी डीसी वैल्यू कहलाती है। एसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, उसकी डीसी वैल्यू कहलाती है। तो हम एवरेज वैल्यू को क्या लिखते हैं, डीसी। एवरेज वोल्टेज को क्या लिखते हैं, डीसी वोल्टेज लिखते हैं। तो एवरेज वोल्टेज ही क्या कहलाती है, डीसी वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। उसमें नोट करिए, किसी सर्किट में निश्चित समय तक डीसी करंट, किसी सर्किट में निश्चित समय तक डीसी करंट के द्वारा ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू उसी सर्किट में सेम टाइम तक एसी करंट द्वारा ट्रांसफर चार्ज के इक्वल होती है, चार्ज के इक्वल होती है। तो वह डीसी करंट एसी की एवरेज वैल्यू, तो वह डीसी करंट एसी की एवरेज वैल्यू के इक्वल होती है। तो वह डीसी करंट एसी की एवरेज वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। बात समझ में आई। की एवरेज वैल्यू के इक्वल होती है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लिख लिए, इसलिए एसी करंट की एवरेज वैल्यू, इसलिए एसी करंट की एवरेज वैल्यू उसकी डीसी वैल्यू कहलाती है। इसलिए एसी करंट की एवरेज वैल्यू उसकी डीसी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब यहां पे अपने पास में कौन सी ईएमएफ जनरेट होती है, साइनोसॉइडल होती है, ठीक है। तो यदि हमको इस साइनोसॉइडल ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इसकी एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो सिमेट्रिकल होती है, तो पूरी एक साइकिल तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या लेंगे, इसकी हाफ साइकिल ले लेंगे। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इस साइकिल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा n पार्ट कर देंगे, I1, I2, I3, इस तरह से कितने टुकड़े कर दिए, इसके n टुकड़े कर दिए। जैसे अभी उम्र निकाले थे, उम्र वाला बताया था, तो इन सभी टुकड़ों को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितने टुकड़े किए थे, n से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल जाएगी इसको यहाँ पे आपकी एवरेज। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते थे, लेकिन क्या हम ऐसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। ये तो सिर्फ समझा रहा है कि भाई एवरेज ऐसे होती है, लेकिन हम किसी भी वेव फॉर्म के लिए तो ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यदि इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका एक स्मॉल क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई।
तो ये 0 से क्या है, ये पाई है, तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, डी थीटा। बस में अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यदि हमको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक स्मॉल एलिमेंट है डी थीटा, ठीक है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है, आई एम साइन, ये पढ़े थे अभी। तो हम क्या करेंगे कि इसकी इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू होगी क्या बोलोगे, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक स्मॉल एलिमेंट डी थीटा लेंगे। डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या है, एंगल है ना। तो यहां से लेके यहां तक हम क्या करेंगे, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यदि हमको इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डी थीटा, है ना, हर एक एंगल पे क्या करते जाओगे, उसको जोड़ते जाओगे, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम बेस से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम बेस कितना है यहाँ पे, 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 कितना आएगा, पाई आएगा। तो पाई से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप इसकी एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो। तो जब हम इसकी एवरेज वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे तो 1/पाई कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, क्या होता है, आई एम साइन थीटा इंटू क्या होता है, डी थीटा। तो आई एम भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा रख दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इसकी जो एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू क्या हो गई इसकी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये हुआ माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। तो ये हो गया यहाँ पे आई एम बाई पाई, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस कॉस पाई माइनस, ठीक है, माइनस कॉस 0, ठीक है। तो यदि हम देखें कि कॉस जो पाई है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई यानी क्या होता है, 180 डिग्री। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे कॉस क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है कॉस, है ना, समझ रहे हो ना, कॉस की वेव देखी होगी, जैसे कि ये साइन की वेव है, ये साइन वेव है, साइन वेव ये 90 है, 90 पे मैक्सिमम होती है। कॉस की वेव ऐसी होती है, ठीक है। ये 180 है, 180 पे कॉस की वेव क्या होती है, -1 ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, ये 0 डिग्री है, सबसे ज्यादा होती है 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1, तो हो जाएगा 2im बाई क्या हो जाएगा, पाई। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू। तो इस तरह से उसको निकाला जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो हमको क्या याद रखना है इसमें, तो इसमें हमको याद रखना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव, ठीक है। तो ये क्या होती है, 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन क्या होती है, पाई। अब 2 को यदि हम पाई से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 0.637। क्या आती है, 0.637 इंटू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, इंटू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यदि हम देखें, आपको बोला यदि साइन वेव है और वोल्टेज है, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी,
तो 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई होगी, या बोल सकते हैं 0.637 इंटू क्या होगी, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यदि आपको बोला कि जो करंट है, साइनोसोडल करंट है, उस साइनोसोडल करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो 2 इंटू क्या होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई, या बोल सकते हैं 0.637 इंटू क्या होगी, IM होगी। ठीक है, तो साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो साइन वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू सेम होती है। तो आपको अलग से याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको ये याद है तो आप इसको फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि देखें हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अपन देखेंगे कि यदि देखो ध्यान से इधर बोर्ड पे, बाद में लिखना उसको, कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, ऐसा पता है कि नहीं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है। तो हम इसमें एक साइकिल किसको बोलेंगे, एक साइकिल किसको बोलेंगे बताओ, तो ये इसकी एक साइकिल है, ये एक साइकिल का क्या है, पीरियड है। बस में तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, एक साइकिल किसको बोलते हैं, एक पैटर्न है वो। तो ये देखो एक पैटर्न ये पूरा हुआ, एक पैटर्न पूरा हुआ, सेम पैटर्न को फिर रिपीट कर रहा है ये। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक साइकिल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो इसको यहाँ पे देखो पहले कि ये अपनी क्या है, साइन वेव है। साइन वेव ऐसे चलती है, ऐसा ऐसे चलती है ये। ठीक है, तो यदि हम देखें कि इसकी एक साइकिल किसको बोलोगे, इसको बोलोगे। क्यों बोल रहे हो उसको, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है, ये एक पैटर्न बना, उसी पैटर्न को अगेन एंड अगेन उसी पैटर्न को रिपीट करेगी, तो एक चक्र है उसका वो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसकी एक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो आपको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट कैसा मिलता है, इस प्रकार से। बात समझ में आई, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसकी एक साइकिल ये होगी। बात समझ में आई, इसके टाइम पीरियड का क्या हो जाएगी, बात समझ में आई। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, तो एक साइकिल को कंडक्ट करता है, दूसरी को एलिमिनेट करता है, फिर कंडक्ट करता है, फिर एलिमिनेट करता है, फिर कंडक्ट करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, एक साइकिल को कंडक्ट करेगा, एक को नहीं करेगा, एक को करेगा, एक को नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, ये एक साइकिल, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार, तो दूसरी साइकिल, तो ये क्या कहलाएगा इसका। ठीक है, तो ये कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आई सबको। तो यहाँ पे साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेम। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल का ही तो निकाले हो ना आप, एवरेज किसका निकाले हो, एक हाफ साइकिल का निकाले हो, तो यहाँ पे भी एवरेज किसका निकालोगे, एक हाफ साइकिल का निकालोगे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया तो इतना ही लेगा, टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर एवरेज आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यदि बोलेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसकी एवरेज वैल्यू, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है, यदि ये वोल्टेज होगा तो ये होगा Vm बाई पाई, और यदि ये करंट होगी तो करंट होगी तो Im बाई पाई। 2 हट जाएगा यहाँ से, ये जो 2 है ये हट जाएगा, क्योंकि क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0.318। ठीक है, ऑफ क्या हो जाएगा, Vm। 1 बाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 0.318, ऑफ क्या हो जाएगा, Im। ठीक है, तो वो किसके रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रहेगा।
तो आरएमएस वैल्यू क्या बोलते हो? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू को हम कैसे निकालें? तो आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि जैसे अपनी ये वेव है, साइन वेव है, तो इसके क्या करेंगे हम यहाँ पे इस प्रकार से n पार्ट कर देंगे। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरह से कितने पार्ट कर दिए इसके? n पार्ट कर दिए। और यहाँ पे इन सभी पार्ट का स्क्वायर किए। ठीक है, इन सभी पार्ट का क्या कर दिए? यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। तो ये स्क्वायर सम की क्या हो गई? मीन वैल्यू। स्क्वायर सम जितने पार्ट की उतनी संख्या से भाग दे दिए तो औसत निकल गया। औसत यानी क्या होता है? मीन। तो स्क्वायर सम की क्या हो गई? मीन वैल्यू। और इसका क्या कर दिए? रूट। तो स्क्वायर सम के मीन वैल्यू का रूट ही क्या कहलाता है? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? करंट की आरएमएस वैल्यू है, वोल्टेज है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। तो स्क्वायर सम के मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट ही क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सबको ये? तो यहाँ पे जो आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू हम क्यों निकालते हैं? आरएमएस वैल्यू हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमको एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसके इक्वल सर्किट में क्या होता है? वर्क होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो आरएमएस को कैसे डिफाइन किया? तो हमने देखा कि यदि डीसी सर्किट, कोई सर्किट है और उसमें हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें क्या फ्लो होती है? डीसी करंट फ्लो होती है। तो वो डीसी करंट कांस्टेंट होती है और वो हमेशा एक ही रेट से क्या करती है? वर्क करती है। ठीक है, तो जब हमने देखा कि इस सर्किट को हम क्या किए? डीसी करंट अप्लाई किए। ठीक है, और टाइम नोट कर लिए। तो हमने देखा कि डीसी करंट इस सर्किट में क्या करेगी? आई स्क्वायर आर लॉस करेगी, यानी कि हीट प्रोड्यूस करेगी, ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो हम क्या करते हैं? जब डीसी करंट अप्लाई करते हैं तो उस डीसी करंट ने कितने समय में कितनी हीट प्रोड्यूस की है उसको नोट कर लिए, उसको रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, उसके बाद में हम क्या किए? सेम सर्किट में एसी करंट अप्लाई किए। तो जब हम देखिए एसी करंट, तो यहाँ पे जीरो हीट, उसका हीट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर जीरो, चेंज हो रहा है। अलग अलग समय पर उसकी अलग अलग वैल्यू वर्क कर रही है वहाँ पे। तो हम देखें कि टाइम यहाँ पे हमने क्या रखा? सेम, दोनों का समय सेम, तो दोनों की हीट भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो एसी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, एसी को घटाया बढ़ाया तो हमको एक इसकी वह वैल्यू मिल गई जिस पर कि इतने ही समय में, जितने समय में डीसी ने, उतने ही समय में एसी ने भी क्या किया? सेम हीट प्रोड्यूस की। तो हम क्या बोलेंगे? इस डीसी करंट को उठा के इसके ऊपर चिपका दो डायग्राम पे, तो आपको क्या मिल जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो वो इसकी क्या कहलाएगी? आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। तो एसी की जो आरएमएस वैल्यू होती है, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है? वर्क होता है। इसके इसी वैल्यू के कारण सर्किट में क्या होता है? वर्क होता है, कार्य होता है। इसलिए इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? इसकी इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? उसकी इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है। आई बात समझ में सबको? समझ में आया? तो एसी वोल्ट सर्किट में, एसी सर्किट में हमेशा वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू दी जाती है? आरएमएस वैल्यू। एसी सर्किट में हमेशा वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू। यदि आपको बोला जा रहा है कि आपके घर में 230 वोल्ट की सप्लाई है, एसी सप्लाई है, तो 230 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। यदि आपको बोला गया आपके घर के पास 400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो एसी सर्किट में हमेशा वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू ही लेते हैं जब तक कि उसमें लिखा न गया हो कि वो एवरेज है या फिर वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तब तक आपको क्या मानना है? वो आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी सर्किट में निश्चित समय तक, फिक्स्ड टाइम तक, किसी सर्किट में निश्चित समय तक
डीसी करंट फ्लो करने पर प्रोड्यूस्ड हीट उत्पन्न ऊष्मा प्रोड्यूस्ड हीट उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू सेम सर्किट में सेम टाइम तक एसी करंट फ्लो करने पर प्रोड्यूस्ड हीट के इक्वल हो तो वह डीसी करंट एसी की आरएमएस वैल्यू के इक्वल होती है। वह डीसी करंट एसी की आरएमएस वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? अब उसके बाद में नेक्स्ट के आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं क्योंकि इसी के कारण सर्किट में कंटिन्यूअस लगातार वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अतः एसी सर्किट में हमेशा वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू ही लेते हैं। अतः एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट की हमेशा आरएमएस वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, तो एसी सर्किट में हमेशा वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू लेते हैं? आरएमएस वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखेंगे कि जो अपनी साइन वेव है इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो साइन वेव की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो यदि हम देखें यहां पे कि जो अपनी ये साइन वेव है, अब इस साइन वेव की आरएमएस वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो अपन क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 से पाई तक या 0 से 2 पाई तक कर सकते हो, है ना। आरएमएस वैल्यू के लिए वो कंडीशन नहीं है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। आरएमएस में अपन एक हाफ का भी निकालेंगे तो सेम आएगा और एक फुल का निकालेंगे तो भी सेम, सिमेट्रिकल के लिए। ठीक है, तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लिखा है कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या होती है, आई एम साइन थीटा है। आई एम साइन क्या है, थीटा है। तो यदि आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके पाई तक विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा।
ठीक है। और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, और इसकी मीन वैल्यू निकालनी होगी, तो इसके टाइम बेस से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर सम होगा, ये स्क्वायर सम की क्या वैल्यू जाएगी, वो मीन वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास में आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगी, 1/पाई, 0 से ये पाई हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू रखोगे क्या, आई एम साइन थीटा, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा, ये डी थीटा। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में इसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू। और वो आरएमएस वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, तो आई एम बाई क्या आएगी, यानी कि साइन वेव जो होती है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 होती है। ठीक है। तो साइन वेव के लिए यदि आप देखें, फॉर साइन वेव, ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू होती है ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन क्या होगी, √2। फर्स्ट में किसकी आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, करंट की। तो करंट की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, और 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707। यदि हम वोल्टेज के लिए निकालें कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी Vm/√2। ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 0.707 इंटू क्या होगा, Vm। बस में सेम किसके लिए रहेगा, फुल वेव रेक्टिफायर। तो साइन वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यदि आप आरएमएस वैल्यू निकालोगे करंट की, तो ये होगी Im/2, और यदि वोल्टेज की निकालोगे तो होगी Vm/2। ठीक है। समझ में आ गया सबको। इधर का नोट कर लिए ये वाला। तो इसके बाद में यदि देखें कि जो स्क्वायर वेव है और रेक्टेंगुलर वेव है उसके लिए आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो स्क्वायर एंड फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर वेव। ठीक है। किसके बराबर होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, है ना। और फॉर ट्रायंगुलर वेव, तो ट्रायंगुलर वेव के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे बताया था Vm/ क्या होगी, √3। या करंट होगी तो करंट के लिए क्या होगी, Im/√3। ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव के लिए क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी।
ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद में एक होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है उसको देखते हैं। तो हेडिंग डालिए फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर को किससे शो करते हैं, के एफ। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला है। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है किसी भी वेव फॉर्म का आप निकाल सकते हो। किसी भी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म वेव फॉर्म का यदि आप फॉर्म फैक्टर निकालोगे तो उस वेव फॉर्म की क्या होगी, आरएमएस वैल्यू, और उस वेव फॉर्म की क्या लोगे, एवरेज वैल्यू। तो इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर हम क्यों निकालते हैं, तो फॉर्म फैक्टर से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगी, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो यदि आप देखें कि साइन वेव के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है 1.11, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव के लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव का क्या होगा, 1 आएगा। और यदि बोलेगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वैल्यू क्या होगी, 1.11। और यदि बोलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1.57 होती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिए। तो किसी भी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर का फार्मूला भी याद रखना है। फॉर्म फैक्टर क्या होगा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, एक लास्ट और दिखते हैं, थक गए लग रहा है मेरे को। पीक फैक्टर दिखते हैं यहाँ पे, पीक फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर इसको बोलते हैं। ये सब एक ही है, ठीक है। पीक फैक्टर, एम्पलीट्यूड फैक्टर या फिर क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है। तो यदि यहाँ पे देखें कि जो पीक फैक्टर होता है ये क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और साइन वेव के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन वेव, तो फॉर साइन वेव इसकी वैल्यू होती है 1.414 या बोल सकते हो √2, ठीक है। तो पीक फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो आज जितना ही पढ़ते हैं, है ना।